हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो थर्ड, जो कि हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर 2025 वाला। इससे पहले हमने एक वीडियो कर लिया जिसमें हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले। यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे आपके 6 मार्क्स के। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने एक वीडियो कर लिया, वो आप लोग देख लेना। तो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड से, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, तो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है। पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का है आपका। कहना 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या है या ऐसी कितनी संख्याएं बनेंगी, ये हमको बताना। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है। क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमको लैंग्वेज ही टेकल नहीं होगी, हमसे लैंग्वेज ही अगर हमको समझ में नहीं आएगी तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या कर रहे हैं कि दो अंकों की मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान के चलो 2 4 है तो इसमें 2 अंक है, एक तो 2 है और एक 2 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको उलटने पर उलट दिया। उलट का मतलब ये हुआ कि उसको 4 2 कर दिया, कुछ इस तरह से उसको उलट दिया। बनी संख्या का योग कितना 66 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 2 4 प्लस 4 2 2 4 प्लस 4 2, तो ये कितना आ रहा है 66 है। ठीक है ना, तो ये कहना है कि और इनकी संख्या का अंतर कितना है 2 है। 2 हो तो ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी ये हमको बताना है, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी ये हमको बताना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको सोल्व करना है। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया ऐसे, लेकिन हमको पूरा एग्जाम में पूरा सोल्व करके आना होता है ना, तो पूरा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे, माना इकाई का अंक कितना है x है। दो यहाँ पर कितना था आपका 24 था, तो यहाँ पर इकाई और एक दहाई, 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 2 अंक की संख्या है, तो उसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो यहाँ पर माना इकाई का अंक x है और हमने मान लिया यहाँ पर दहाई का अंक कितना है y है। ठीक है ना, तब संख्या कितनी होगी जरा ध्यान से देखो। तब संख्या क्या होगी, जरा ध्यान से देखो। 10y प्लस x, अगर दहाई y है, जैसे 24 है, 24 को कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 24 को तोड़ सकते हैं 20 प्लस 4, और 20 को कैसे तोड़ सकता हूं मैं 2 इंटू 10 प्लस 4। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये कितना है 10, और ये एक कोई डिजिट प्लस उसके बाद में सेकेंड डिजिट, यानी कि इकाई वाला। तो इकाई और दहाई के साथ में जब हम लोग डिजिट देखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई में देखेंगे, 10 के मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर आपके पास में कितना आ जाएगा 10y प्लस x आ जाएगा, ये जो कि दहाई का अंक होगा। ठीक, ये आपके पास में था पहली चीज। अब क्या कह रहा है वो प्रश्नानुसार हम लोग यहां पर देख लेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो कह रहा है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो एक तो आपके पास में कितनी होगी 10y प्लस x हो गई, प्लस दूसरी संख्या अंकों को पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, जहां पर x था वहां पर y, जहां पर y था वहां पर x। तो x कितना हो जाएगा आपके पास में 10x प्लस y, और इसका योग कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐड कर लेंगे 10y, और ये हो जाएगा आपके पास में y, ये हो जाएगा आपके पास में 11y प्लस x और 10x, ये भी हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 66। तो यहां से हम लोग 11 कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस x इज इक्वल टू ये 66। तो y प्लस x या x प्लस y कैसे भी लिख सकते हो आप लोग, दोनों प्लस में है। तो x प्लस y कितना हो जाएगा 66y 11। तो यहाँ से हम लोग इसको काट देंगे, तो 11 छक्के 66, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6। तो आप कितना आया x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड चीज उन्होंने क्या कहा है सेकंड सेंटेंस में, कि इनके यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर अंक कौन थे x और y। तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 2 है, अंतर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 निकाल देंगे। इसको मान सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर
सेकेंड। अब दोनों को आप सोल्व करेंगे तो इसके नीचे रख लो इस वाली को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देते हैं ना, जोड़ने पर तो इसको जोड़ देंगे तो ये तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो ये x यानी कि y से y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2x, तो 2x इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो x इक्वल टू कितना बना 4y, 2 इज इक्वल टू सॉरी 8y 2 इज इक्वल टू 4, 2 1 2 2 चौक 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 4, x इक्वल टू कितना आ गया 4। अब हमको y निकालना है तो y भी यहीं से निकाल लेंगे हम लोग कितना था, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लो, तो कितना था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x के जगह कितना रखेंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आप लोग संख्या निकाल सकते हैं x और y की। अब संख्या क्या थी हमारी 10y प्लस x, ये संख्या थी, तो यहाँ से हम लोग संख्या निकाल सकते हैं, तो 10 y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी है 4, तो संख्या कितनी आई 20 प्लस 24, तो संख्या कितनी आई आपके पास में 24। ठीक, एक और संख्या कैसे निकाल सकते हैं, जो हमने अंकों को पलटा था तो वो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अंकों को पलटने पर उसको लिख सकते हैं हम लोग 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर वैल्यू लगाओ 10 इंटू x की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 और प्लस 2 यानी कि 42। तो इस तरह से हमको दो नंबर मिल गए, एक तो 24 और एक 42, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो एडिशन आएगा वो 66 ही आएगा, जैसे 24 प्लस 42 एडिशन कितना आ रहा 66, और इसको हम लोग अगर इसका अंतर भी निकालेंगे तो भी कितना आएगा 2 आएगा। तो ये था आसान क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ये इसका अथवा का क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे हम लोग ऑप्शन में एक क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, कोई एक आपको करना होगा, तो ये इसका अथवा वाला पार्ट आ गया, ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, बस लैंग्वेज को आपको समझना है, कोई भी नंबर इसमें नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को आपको टैकल करने के बाद में वैल्यूज इसकी देखनी है क्या निकालनी है, और लैंग्वेज को समझने के बाद में इसको पूरा सॉल्व करना। ठीक है, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, कोई नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी 3 गुनी थी, 3 गुनी। ठीक, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद क्या होगा, नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। ठीक, नूरी और सोनी की आयु कितनी है ये हमको फाइंड करके बताना। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नूरी और सोनू की जो अभी की आज की जो प्रेजेंट या जो वर्तमान आयु है वो हम लोग देख लेते हैं, उनको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कितनी होंगी। तो यहाँ पर मैंने माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है x है, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है y है। ठीक है ना, आज उसकी कितनी होगी, नूरी की x होगी, और आज सोनू की कितनी होगी y होगी, ये हमने कंसिडर कर लिया। ठीक, अब पीछे जाओ 5 साल, तो क्या होगा आपके पास में 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या नूरी की आयु कितनी होगी x माइनस 5। ठीक है ना, अगर आज x है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी x माइनस 5, आज मेरी अगर मान के चलो 20 है तो 5 वर्ष बाद सॉरी पहले कितनी रही होगी 15। ठीक, इसी तरह से हम लोग आगे का देखेंगे, बाद आज के बाद कितनी हो जाएगी, आज से पहले कितनी थी। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास में सोनू की आयु, यहां से निकालेंगे हम लोग सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व सोनू की कितनी रही होगी y माइनस 5। अब इसको ध्यान से जरूर, ये क्या करें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी किसकी, नूरी की 3 गुनी थी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर इसको हम दोनों को इक्वेट करें, दोनों की इक्वेट करें
एजेस को दोनों की आयु को अगर हम लोग बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। x माइनस 5 और बराबर y-5, ठीक है ना। अभी बराबर नहीं है, लेकिन 3 गुनी हमको ये पता है कि नूरी की आयु जो है वो 3 गुनी है। तो अगर हम लोग सोनू की आयु 3 गुनी कर दें, दोनों के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कोई नंबर है, ये कोई नंबर है 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। लेकिन ये 15 जो है वो 5 का 3 गुना है, हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बराबर तो नहीं हो सकता। बराबर करो कब होगा, जब हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। 3 गुना कौन था, 15, हमने 3 गुणा किधर किया, उधर, ताकि वो दोनों कैसे हो गए, अब दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे लगाना है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से कितने भी गुना बड़ा हो तो उसने गुना को हम दूसरे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों इक्वेट बराबर हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर उसको ले आएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग 3 की गुणा कर देंगे यहाँ पर, किसकी, सोनू की आयु के साथ में। तो ये हो गया आपके पास में। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो मैं इसको यहाँ इधर शिफ्ट कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 15। तो मैं x माइनस 5 को उस साइड लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3y माइनस 15, ये इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लेके जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो 3y माइनस x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 15 में से एक प्लस का 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा, माइनस का 10। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये थी पहली कंडीशन। अब देखेंगे हम लोग दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद वाली। तो यहां पर देख लेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात क्या होगी, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी होगी, अगर आज x है तो 10 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 10, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। तो x प्लस 10, इसी तरह से हम लोग सोनू की निकाल लेंगे। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। अगर आज y है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10, ठीक है ना। समझ में आता नहीं कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है ये कि पश्चात नूरी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, 2 गुनी रह जाएगी या 2 गुनी हो जाएगी, ये हमको लगाना है। तो अगर हमको दोनों को बराबर करना हो तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, अभी बराबर नहीं है ये, लेकिन जब इसको बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, किधर रिक्वायर्ड है, कौन 2 गुना है, नूरी 2 गुनी है। तो अगर हम लोग सोनू को 2 गुना कर दें तो दोनों की एज कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, हम इसको बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सोनू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। तो चलो इसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस 20। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, x प्लस 10 को हम लोग उस साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बना 2y माइनस x और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा 3y माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग 2y माइनस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर तो घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
एक्स और एक्स, एक प्लस का एक माइनस का हो गया, ये क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो 3y में से 2y हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, केवल y। तो यहाँ पर बचेगा y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस करेगा तो माइनस का ही हो जाएगा आपके पास 20 और इजिकल टू 0। तो y इजिकल टू 20 को लेके जाएंगे तो 20 हो जाएगा प्लस का, और y इजिकल टू कितना आ जाएगा 20। ठीक, ये तो आ गई सोने की आयु। अब हम लोग किसकी निकाल लेंगे, किसकी निकालेंगे, नूरी की आयु निकालेंगे। तो नूरी की आयु कहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में रखेंगे हम लोग वैल्यू। तो यहाँ से रखेंगे तो कितना आया y कितना आया 20। तो यहाँ पर रखो 3 इंटू 20 माइनस एक्स माइनस 10 इजिकल टू 0। तो ये हो जाएगा 50 और माइनस 10, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 और माइनस एक्स माइनस 10 इजिकल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास में 60 में से माइनस 10 करेंगे तो 50, और एक्स को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा 50। ठीक, तो इस तरह से हम लोग दोनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जो नूरी की आयु होगी वो कितनी होगी। ये आपके पास में नूरी की आयु आ गई। ठीक, नूरी की आयु कितनी होगी 50 वर्ष आज, और सोनू की आयु कितनी होगी 20 वर्ष आज। ठीक, सो ये क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आता आपको या अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो एक बार आप लोग रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है ना, उसको एक बार बैक करके देख लेंगे। कोई चीज़ पॉज करके थोड़ा सोच लो, दिमाग लगा लो, है ना, थोड़ा सा पॉज कर लो, फिर भी समझ में नहीं आता थोड़ा बैक करके देख लो, आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन, एक काफ़ी, ये मैंने देखो यहाँ पर पूरा बुर्ज खलीफा बना दिया है, तो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बहुमंजिल भवन है जो मैंने ये बनाया है, ये वाला बड़ा वाला, और एक छोटा सा भवन है जो कि 8 मीटर ऊंचा, जो कि मैंने ये बनाया इधर वाला। ठीक, दिखाई दे रहे होंगे दोनों। अब क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझो जरा। ये कहना चाह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल भवन के शिखर यहाँ से देखने पर, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से, यहाँ से देख रहे हैं टॉप से। ठीक, कहाँ पर देख रहे हैं, शिखर और तल, यानी कि छोटा वाला है, ये कितना है 8 मीटर का है। ये कितने का है 8 मीटर का, 8 मीटर का है। कितने मीटर का है ये 8 मीटर का। ठीक, और ये पूरा कितना है, ये पूरा हमको नहीं पता, इसकी भी हमको हाइट फाइंड करनी है। लेकिन इसके शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर जो आपको छोटा वाला टॉवर है उसके शिखर का और उसके तल का उन्नयन कोण, यानी कि जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। अवनमन कोण कैसे बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं हम लोग, ये लाइन जो बनाती है वो अवनमन कोण बनाती है। तो ये तो हो गया शिखर, ठीक है ना। बहुमंजिल के शिखर से छोटी मंजिल, यानी कि छोटे भवन का शिखर का अवनमन कोण कितना हो गया 30 डिग्री। और ये हो गया आपका तल, अगर हम लोग यहाँ से इसको देखें तो ये कितना हो गया, यहाँ से ये वाला एंगल कितना हो गया तल, ठीक है ना। तो ये कितना है, ये है आपका 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको, इसको मिला दो यहाँ से। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई फाइंड करनी है और दोनों भवनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, यानी कि पूरा जो भवन है इसकी ऊंचाई। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन ये बना लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा आपके पास में, ये आप अगर हम एक पहले कंसिडर कर लें हम लोग, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपके पास में जो ई डी है वो बराबर है बी सी की, क्योंकि ई बी सी डी एक आयत बन रही है और आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा 8 मीटर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा भी 8 मीटर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझो, डायग्राम बनाना कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9 है वहाँ से है। डायग्राम यहाँ पर मोस्ट होता है, अगर डायग्राम आपने बना लिया तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप डायग्राम का फॉर्मेशन आपसे नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको सॉल्यूशन निकालने में, ठीक है। तो डायग्राम को बहुत अच्छे से समझेंगे, डायग्राम ही यहाँ पर मोस्ट होता है, सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे फिर आराम से। तो बी सी, क्योंकि ई डी छोटा वाला टॉवर था, इसकी 8 मीटर हाइट थी,
तो अगर हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल एक आयत बनाएंगे तो उसके सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 8 मीटर होगी, कंफर्म हो गया। ए बी इसको हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो है एच है, वो कितनी हो गई एच। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, अगर AC की बात करें तो AC टोटल कितनी होगी, H+8 हो जाएगी, ठीक है ओके। यहाँ से जो DC है ये हम लोग इनको दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं, वो मान लेते हैं x मीटर, कितनी मान लेते हैं x मीटर। तो ये हो गया आपके पास में x मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। चूंकि EB और DC ये भी एक आयत के आमने सामने हो जाए हैं, तो ये भी आपके पास में कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं वो देख लेंगे। तो दिया है, क्या दिया है आपको, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी जो पूरी हाइट है A से C तक की, यानी कि AC अगर हम लोग देखें तो AC कितनी है, ये AC बनी है AB प्लस BC से, AB प्लस BC से। AB कितना माना है H और BC कितना मिला हमको 8, तो ये पूरा कितना हो गया H+8 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं EB, तो EB कितना होगा, EB किसके बराबर है, DC के बराबर है, और ये दोनों कौन है, हमने इसको माना है x मीटर, क्या माना है इसको हमने x मीटर, ठीक है ना। उसके बाद में ED और BC हम देख लेंगे, तो यानी कि जो ED बराबर रहेगी, ED ये वाली लेंथ ED बराबर रहेगी किसके, BC के, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। तो ED जो रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, BC के, तो ये आ गया BC, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये कितने हो जाएगा 8 मीटर, ठीक, क्लियर हो गई बात। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको पता है, अब हमको क्वेश्चन सोल्व करना है आगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो ट्रायंगल ABE में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किस में देखेंगे, ट्रायंगल। हाँ, एक चीज और यहाँ पर हम समझा दूं आपको कि अवनमन कोण, ठीक, ऑलवेज उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपके पास में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक जो आपने पढ़े होंगे, देखो एक जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम इस तरह से एक Z बनाएं, इस तरह से, ठीक, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आ गई बात समझ में। इसी तरह से आपके पास में अगर इसके साथ बनाएं एक, यहां से हम लोग यहां से और इसके साथ बनाएं ये, तो अगर ये एंगल पूरा 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा। मतलब उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं अवनमन कोण के, या ये कह सकते हैं कि अवनमन कोण हमेशा बराबर होंगे उन्नयन कोण के। ये आपको चीज याद रखनी है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास में, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री, और ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर हो गई बात। तो अब हम जो देखेंगे वो किस में देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं ट्रायंगल ABE में। कौन से ट्रायंगल में, इसमें A B और E वाले में, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर त्रिभुज ABE में क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, देखो यहाँ पर कौन सा, अब जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, यहाँ पर हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे जहाँ पर फिट बैठता हो। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमके पास में AB की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमने कंसीडर की है, और EB की वैल्यू हमको कंसीडर की है। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हमको करनी पड़ी क्योंकि हमको ये चीजें फाइंड करनी थी, ठीक। तो अब यहाँ पर एक ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें लंब और आधार आता हो, ठीक। तो कौन सा है, एक tan थीटा, जिसमें हम क्या आता है, लंब और आधार आता है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे, एक कोट है लेकिन यहाँ पर हम लोग tan यूज करेंगे। तो कितना आपके पास ये हो जाएगा, आपके पास में tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है आपके पास, AB अपॉन आधार कितना है, EB। तो AB कितना है, AB अगर ध्यान से देखो तो AB कितना निकाला हमने, H, AB है H, और EB कितना है, AB है X, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास में H और X। तो यहां से निकालेंगे हम लोग tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 30 डिग्री। अगर हम लोग ट्रायंगल ABE की बात कर रहे हैं तो थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर tan 30 कितना हो जाएगा आपके पास, H अपॉन X। tan 30 की वैल्यू लगाएंगे आप लोग, कितनी होती है, 1/√3। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद करनी पड़ेगी,
एक पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जहाँ पर ये वैल्यूज होती हैं 30 की, 45 की, 60, 90, ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। टेबल से वहाँ से इसको कर लेना। ये हो जाएगा आपके पास में एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पर हम लोग एक्स के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एच √3। इक्वेशन नंबर इसको हम लोग 1 मान लो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल में देखेंगे। कौन से ट्रायंगल में, उसके बाद में देखेंगे हम लोग इस वाले ट्रायंगल में। ये जो है ए सी डी में, ठीक, इस वाले ट्रायंगल में ए सी डी में देखेंगे, ये ए सी डी में, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी हम लोग tan थीटा लगाएंगे। तो ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में यहां पर भी क्या लगाएंगे, यहां पर भी tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी, ठीक। तो यहां से हम लोग यहां आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10, यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है 45। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू ए सी। अब जरा ध्यान से देखो, ए सी कितना निकाला हमने, ए सी निकाला हमने H+8 अपॉन डी सी कितना निकाला हमने x, ये डी सी कितना निकाला हमने x, और पूरा ए सी कितना है H+8। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में H+8 अपॉन x। तो x को उधर अगर मैं लेके जाऊँ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा H+8। अब यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको x की वैल्यू रख देनी है। तो x की वैल्यू कितनी है, ये है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी H√3 इज इक्वल टू और H+8। तो मैं h को उधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो हो जाएगा H√3 और माइनस h इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर मैं h कॉमन ले तो अंदर क्या बचा, अगर मैं h कॉमन ले लूँ अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से h√3 तो यहाँ से h कॉमन आया, यहाँ से h कॉमन आया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर √3 माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग h के लिए निकालें तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा h यानी कि 8 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो इसका करना पड़ेगा हमको परिमीकरण, यानी कि कंजुगेट लेना पड़ेगा इसका। तो वो कैसे लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा √3 + 1, अगर नीचे माइनस का तो ऊपर प्लस का लेंगे, ऊपर नीचे प्लस का तो ऊपर माइनस का लेंगे। ये इसको हम लोग बोलते हैं परिमीकरण करना, सॉरी √3 है केवल। तो ये हो जाएगा √3 + 1। तो h इज इक्वल टू कितना बना, ये h इक्वल टू कितना बना, ये तो हो गया 8 और ब्रैकेट में √3 + 1 और अपॉन में कितना बना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर भी ये लगाते हैं हम लोग, a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 8 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 और अपॉन में कितना आ रहा है, ये 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये h इज इक्वल टू कितना बना 4 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है। ये h की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालनी थी, फाइनल ac की वैल्यू निकालनी थी। तो AC की जब वैल्यू निकालेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना था, AC इज इक्वल टू कितना था H+8। तो AC इज इक्वल टू H कितना है 4 √3 + 1 और +8। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हमने 4 कॉमन लिया तो √3 + 1 बचा और प्लस यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ पर अगर AC हम देखें तो AC कितना बना, ये बना 4 और यहाँ से देखेंगे हम लोग तो √3 और +1 ये था, ये हो जाएगा आपके पास में +3। तो एक वैल्यू आपके पास में आ गई, एक वैल्यू आपके पास में आ गई, ठीक।
एक वैल्यू यहाँ पे पास में आ गई ए सी की वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या निकालना था, उसके बाद हमें निकालनी थी एक एक्स और निकालना था। तो एक्स कहाँ से निकाल देंगे हम लोग, यहाँ से निकाल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ से। तो इसको हम लोग कहाँ सोल्व करें, चलो आगे सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो एक्स इक्वल टू कितना था, एक्स इक्वल टू कितना था हमारा, एक्स इक्वल टू एच रूट थ्री, कितना था एच रूट थ्री, एच रूट थ्री, जो कि एच की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 4, और ब्रैकेट में ये निकाली थी हमने एच की वैल्यू 4 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन, तो 4 रूट थ्री प्लस वन, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंदर रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 3 और प्लस रूट थ्री 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये रूट थ्री, वन से करेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी मीटर में, एक्स की वैल्यू, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों एक तो बहुमंजिल भवन है और वो, और जो एक छोटा सा भवन था उनके दोनों बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट थ्री, इसको सीधा करके लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्स इजिकल टू 4 ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक। ये था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से है, देखो इसका अथवा भी उसी चैप्टर से है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 सेमी ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, कह रहा है भूमि के एक बिंदु पी से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक ये जो भवन है वो कितना है 10 मीटर ऊंचा है, कितना है 10 मीटर ऊंचा। यहाँ से अगर हम इसकी ऊंचाई माने यहाँ से, ठीक, तो कितना है ये 10 मीटर ऊंचा, यहाँ से मान लेते हैं इसकी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये जो पी पॉइंट बना रहा है ये कितना बना रहा है, ये कह रहा है 30 डिग्री बना रहा है। इसको हम हिस्से मिला देते हैं और ये पूरा एक भवन हो गया। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कितना है 30 डिग्री का है, ठीक है ना। भवन के शिखर से कोई पॉइंट पी है जमीन पर, तल पर, उसका जो एंगल उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक। उसके ऊपर एक ध्वज लग रहा है यानी कि झंडा लग रहा है, उसके शिखर से पी का जो पॉइंट है यानी कि उसके शिखर से एक झंडा लग रहा है ना, उसके शिखर से जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 है। ध्यान से देखो, भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, कितना है 45। तो यहां से यहां तक ये पूरा एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा 45 का, ये वाला एंगल यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितना बनेगा आपका 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहां से ये जो डिस्टेंस हुई ये हुई आपके पास में झंडे के डंडे की, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात, यानी कि ध्वज दंड जो है उसकी ऊंचाई हो गई। इसको मान लेते हैं हम लोग h, यानी कि ये डिस्टेंस हमने माना है वो कितना मान लिया हमने h मान लिया, यहां से यहां तक का। क्लियर हो गई बात, ये हमने कितना मान लिया h मान लिया। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई h प्लस 10 हो गई, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं x। क्लियर, इसको पॉइंट मान लो तो हो जाएगा a पॉइंट, इसको b मान लो, ये हो जाएगा c और ये p। क्लियर हो गई बात। तो हमको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो h फाइंड करना, डायग्राम देखेंगे ध्यान से, और एक x फाइंड करना। डायग्राम ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे तभी सॉल्यूशन भी अच्छे से हो सकता है और आसानी से हम लोग उसको कर सकते हैं। डायग्राम ही समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन उसका नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन में खासतौर पर चैप्टर नंबर 9 में जो ये क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे पहले हमको डायग्राम ही ड्रॉ करना होता है। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कराएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा अच्छे से, और नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत होती है उसमें, ठीक है। तो चलो डायग्राम हमने बना लिया है, आगे इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो दिया है हमको, क्या दिया है, AC की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम तो सिमिलर है
जो पिछला क्वेश्चन था उसके लगभग सिमिलर क्वेश्चंस है, फिर भी देखेंगे चलो। तो ए सी इजिकल टू कितना है, ए सी इजिकल टू कितना हो जाए आपके पास में ए बी प्लस बी सी, और ए बी कितना है, ए बी है एच और बी सी कितना है 10, तो ये पूरी जो हो गई वो एच प्लस 10 मीटर डिस्टेंस हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पी सी। यहाँ पर पी सी कितना है, पी सी आपका एक्स मीटर, कितना है एक्स मीटर, ये हमने माना है। ठीक, तो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखें, दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो बन रहा है बी पी सी, ध्यान से देखो, एक तो बन रहा है बी पी सी और एक बन रहा है आपका ए पी सी, तो ये ध्यान से इसको देखना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल त्रिभुज ए पी सी में ले लेते हैं हम लोग, किस में ले लेते हैं, ए पी सी में, कौन से वाले में, बड़े वाले में, ध्यान से देखो किस में ले लेंगे हम लोग, ए पी और सी में, बड़े वाले में, ठीक है ना। तो इसमें एपीसी में देखेंगे तो क्या लगाएंगे हम लोग, वही tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी आपके पास में लंब और एक आधार है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब पर आधार, तो लंब कितना है AC और आधार कितना है PC, तो ये हो जाएगा आपके पास में PC, और AC की वैल्यू कितनी है H प्लस 10 और PC हमने कितना माना है X। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे 10। अच्छा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो वैल्यू यहाँ पर कितनी बन रही थी 45, ठीक है ना, जो एंगल यहाँ पे बन रहा था वो पूरा कितना बन रहा था 45, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 10 45 इज इक्वल टू एच प्लस 10 अपॉन एक्स। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा एच प्लस 10 अपॉन एक्स, और एक्स को उधर लेके जाएंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एच प्लस 10, ठीक है ना। तो इसको मान सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, उसके बाद में देखें हम लोग दूसरे ट्रायंगल में, नेक्स्ट ट्रायंगल में। तो नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है आपका बी पी सी, जरा ध्यान से देखो, नेक्स्ट कौन सा वाला है, ये वाला बी पी सी, ठीक है ना, कौन सा है बी पी सी। तो त्रिभुज बी पी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज बी पी सी में क्या है बीपीसी में, तो यहां पर हम लोग tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन PC। तो यहां पर कितना लगाएंगे tan 30 डिग्री है, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BC, और BC कितना है केवल 10 और अपॉन ये PC कितना है x। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो यहाँ से याद करनी पड़ेगी वैल्यू, तो ये हो जाएगी 3 और इज इक्वल टू 10x, तो x को उधर लेके आऊँगा और √3 को उधर लेके जाऊँगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया आपके पास में 10√3। तो एक वैल्यू तो मिल गई हमको, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो कि एक वैल्यू हमको फाइंड करनी थी x की, वो तो हमको यहाँ पर मिल गई। दूसरी जी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ये x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, जो कि ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x कहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या थी फर्स्ट x इज इक्वल टू h प्लस 10, तो x की वैल्यू रख देंगे हम लोग √3, 10√3 इज इक्वल टू h प्लस 10, तो 10 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10, तो ऐसे 10 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, तो इस तरह से हम लोग h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान। ठीक है, दोनों चीज़ हमने निकाल दी, एक तो हमने h भी निकाल दिया, यानी कि जो ढंढ था उसकी लंबाई भी निकाल दी हमने, और दोनों के जो P पॉइंट से ये सारे एंगल बना रहे थे हम लोग, उसकी बीच भी वो भी डिस्टेंस भी निकाल दी हमने, ये x। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखेंगे लगने में यहाँ पर ध्यान से देखो, बहुत आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, जो कि मैं डायग्राम बना रखा है, एक बर्तन है जो कि उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है ना, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, और ये कह रहे हैं इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है 8 है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हम लोग ऊंचाई बना लेंगे, तो ये कितनी है आपकी पूरी टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, और ऊपर से यानी कि खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिरा है ये ध्यान से देखो, ये सिरा, इसकी सिरे की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है।
ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, ठीक है ना, जिनमें से प्रत्येक का आयतन, एक गोली है शीशे की, कोई गोली है, ये इसमें देखो डली हुई है, दिखाई दे रही है, लेकिन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। शीशे की गोली है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, कुछ इस तरह से गोली है। अब वो कह रहा है कि इसका अगर ये पॉइंट है तो इसका आयतन कितना है, यानी कि जो इसकी रेडियस है, सॉरी, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी, 0.5, यानी कि जो आर होगा यहाँ पर वो कितना होगा, 0.5 होगा। ठीक, त्रिज्या का एक गोला है, मतलब जो गोली है वो गोली की फॉर्म का है, छोटी छोटी गोली आपने देखी जैसे कंचे होते हैं, ठीक, उस टाइप का डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि जो ये पूरा पूरा भरा हुआ था। जब कुछ गोलियां डालेंगे हम लोग, हमें नहीं पता कितनी डाली, हमने कुछ गोलियां डाली, उस गोलियां डालने के बाद कुछ पानी निकला, वो पानी जो निकला वो क्या निकला, वो जितना भरा हुआ था उसका 1/4 भाग निकल गया। ठीक है ना, मान के चलो 100% पानी भरा हुआ था तो 25% निकल गया। ठीक, पानी निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कितनी गोलियां डाली थी ये हमको बताना है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया रखा वो देख लेंगे। दिया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, h है ना, तो इसको h1 मान लिया मैंने। तो h कितना रखा है, शंकु के लिए लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, शंकु के लिए h कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। और r कितना दे रखा है इसका, 5 सेंटीमीटर। R1 इसको मान लेंगे, r कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये वाले दे रखी। तो शंकु का जो आयतन होता है वो देख लेंगे हम लोग। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर क्यू एच। तो 1 और 1 मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1/3 इंटू पाई, और आर की वैल्यू रखेंगे तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये आपके पास में, इसको यहाँ पर हम लोग होल्ड करके रखेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं क्या है। उसके बाद आते हैं गोले पर या गोली पर, है ना। तो गोली पर यानी कि गोली के लिए, गोली के लिए R कितना है, R2 इसको माना हमने, R2 कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो गोले का आयतन होगा वो कितना होगा, या गोली का आयतन है, गोले का आयतन, तो गोली का आयतन कितना होगा, कितना होता फार्मूला, 4/3 पाई R1 क्यू पाई R2 क्यू। ठीक है ना, जो गोली का आयतन होगा, जो गोला होता है, जो गोले का एक आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई R क्यू। ठीक है ना, तो ये हमको देखना। अब होगा क्या, जितनी गोली इसमें डाली गई, मान के चलो इसमें n गोलियां डाली गई, नंबर ऑफ n गोलियां डाली गई, तो डालने के बाद में जितना पानी निकला, तो वो जो गोलियां डाली गई उनका जो आयतन होगा उस आयतन के बराबर होगा जो पानी वहां से निकला। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। यानी कि जितनी गोली हमने डाली हैं उन गोलियों का जो टोटल आयतन होगा वो उस टोटल पानी के आयतन के बराबर होगा जो उसमें से निकल गया। ठीक है ना, आप अगर इसमें घर पे भी देखेंगे आप लोग करके, तो पूरा एक फील्ड भरना किसी चीज को बिल्कुल एकदम, ठीक है ना, ऊपर तक, और उसमें कुछ डालना, तो पानी उतना ही रहेगा, यानी कि पानी उतना, मतलब पानी कुछ निकल जाएगा लेकिन सरफेस वहीं पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी गोलियां आप डालेंगे वो गोलियां वहां पर अपनी जगह बना लेंगी और उस जगह से उस पानी को बाहर निकाल देंगे। तो पानी उतना ही निकलेगा जितनी गोलियां उसमें डाली जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी गोलियां डाली गई उन सबका आयतन बराबर होगा जो पानी वहां से निकल गया उस आयतन के। और कितना पानी निकला, जो टोटल भरा हुआ पानी था उसका 1/4 निकला। कितना निकला, 1/4। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, प्रश्न अनुसार क्या होगा आपके पास में, यानी कि जो उसके अंदर पानी था, पानी कितना था, उसके अंदर पानी कितना था, यानी कि टोटल आयतन, पानी का मतलब उसका जो टोटल आयतन वो कितना था, वो इतना था 1/, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग, 1/3 पाई 5 स्क्वायर इंटू 8। ये टोटल पानी भरा हुआ था उसके अंदर, जो कि हमने ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाई है। ठीक, इसका 1/4 बाहर निकल जाता है, इसका 1/4 बाहर निकल जाता है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमने जो n गोलियां डाली गई हैं उसके आयतन के। एक गोली का आयतन, अगर एक गोली का आयतन ये है तो n गोलियों का आयतन कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3
3 और पाई R2 का क्यूब। तो R2 का क्यूब करने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 4/3 पाई R2 की वैल्यू कितनी थी 0.5, और 0.5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 का क्यूब, और इजिकल टू लिख सकते हैं हम लोग इसको 4/3 पाई और इनटू ये कितना हो जाएगा 1/8, तो 4 दूनी 8, और इजिकल टू कितना हो जाएगा ये पाई/6। तो यहाँ पर जो रहा ये कितना रहा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, कितना लिख सकते हैं पाई/6। बात क्लियर हो रही है ना, बहुत आसान बात है ये, ठीक। जितनी गोलियां डाली गई हैं उसके बराबर का आयतन बाहर निकल जाएगा, और हमने यहाँ पर गोलियां जो कंसिडर की हैं वो कितनी कंसिडर की हैं, n गोलियां कंसिडर की हैं, ठीक। सो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग काट सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं 4 से 4 कट लेंगे, 4 × 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना बचा 1/3 पाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 25 और इंटू 2, और इजिकल टू कितना ये n इंटू पाई/6। तो यहाँ से अगर हम लोग n निकालना है, यहाँ से अगर हम लोग n निकालना है तो पाई/6 को इधर भेजेंगे, तो इधर कितना चल रहा था 1/3 पाई इंटू 25 इंटू 2, और इंटू ये उल्टा हो जाएगा, इधर आके पलट जाएगा, पाई/6 का उधर भेजेंगे तो 6/पाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास में 6/पाई। तो पाई 5 से इसको काटेंगे हम लोग, नहीं सॉरी पाई है ये 6/पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 × 3 ये 3 दूनी 6, और ये n इजिकल टू कितना हो जाएगा 25 और इंटू 2 दूनी 4, तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100। तो यानी कि n इजिकल टू कितना आया 100। तो कितनी गोलियां डाली जाएंगी, 100 गोलियां डाली जाएंगी। क्लियर हो गई बात, कितनी गोलियां डाली जाएंगी 100 गोलियां डाली जाएंगी। यही हमसे पूछा गया था कि गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी गोलियां निकलेंगी आपके, यानी कि जो उसमें डाली गई हैं कितनी गोलियां डाली गई हैं, वो 100 गोलियां डाली गई हैं, ठीक है। तो ये था आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक ये जो बर्तन आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो गर्दन है बेलन के आकार की है, ठीक है ना, जो दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाई 8 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी 8 मीटर, यानी कि यहाँ से आते की डिस्टेंस अगर हम देखें, पहले इसको यहाँ से हम लोग अलग कर लेंगे, और यहाँ से आते की डिस्टेंस हम लोग देखें, भी ये कहना चाह रहा है कि ये जो चीज़ है ये कितनी है 8 मीटर है। अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये पूरा एक क्या बन जाता है गोला बेलन बन जाता है, बेलन की फॉर्म, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से बेलन दिखाई दे रहा है, ठीक, कुछ इस तरह से बेलन होता है। तो ये मुझे कहना चाह रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हो गई बात। और व्यास कितना 2 सेमी है, और इसका जो व्यास कितना वो कितना है 2 सेमी है, यानी कि ये कितना है 2 सेमी है। इसको थोड़ा वाइट या रेड से लिख देता हूँ, कितना है 2 सेमी, यहाँ से ये पूरा 2 सेमी है, ठीक। क्लियर हो रही बात। जबकि अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, गोलाकार भाग का, यानी कि जो गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग कौन सा है, ये वाला भाग है गोलाकार भाग। ये क्या है पूरा, ये गोलाकार भाग है, इसको देखें ध्यान से, ये पूरा, ठीक। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि यानी कि जो गोलाकार भाग है, ठीक, का व्यास कितना 8.5 है, यानी कि यहां से यहां तक हम लोग देखें तो ये व्यास कितना है, ये है 8.5, ठीक। पूरा यहां से यहां तक पूरा 8.5 व्यास है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ये बताया कि इस बर्तन का आयतन 345 है, यानी कि जो इस बर्तन जिसमें जो पानी आ सकता है वो कितना आ सकता है 345 वर्ग सेंटीमीटर आ सकता है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। मतलब जो मापन यहाँ पे लिए गए हैं वो अंदर से मापे गए हैं, क्योंकि अगर कोई बर्तन होगा तो उसकी कोई मोटाई होगी, तो मोटाई को कंसीडर नहीं किया गया है, अंदर वाली चीज़ों को कंसीडर, यानी कि अंदर से मापा गया है, केवल अंदर से, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, कंफ्यूज नहीं होना कि आपको केवल अंदर से मापना, बाहर की मोटाई कितनी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक। सो ये आसान क्वेश्चन है, डायग्राम को समझ लिया हमने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जो वैल्यूज दी होती हैं। तो दिया है जो ऊपर, ये ऊपर क्या है बेलन है, तो हम लोग बेलन के लिए देख लेंगे, बेलन के लिए
कितना है एच, अगर देखें हम लोग तो एच कितना है 8 सेंटीमीटर, और आर देखें तो व्यास अगर 2 है तो आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। व्यास अगर 2 है तो आर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम देख लेंगे हम लोग। तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, फॉर्मूला बेलन का आयतन कितना होगा पाई r1 स्क्वायर h1, ये हमने वैल्यू मान ली है, ठीक, क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखेंगे हम लोग गोला, गोले के लिए तो गोले के लिए हम लोग क्या देखना, गोले के लिए देखना हम लोग को R2 इज इक्वल टू कितना है, व्यास कितना 8.5, व्यास कितना 8.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डिवाइड बाई 2, मतलब 4.25 कितनी हो जाएगी 4.25 सेंटीमीटर। यहाँ से निकाल लेंगे गोले का आयतन, सॉरी हाँ गोले का आयतन तो कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई r2 क्यू, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में गोले का आयतन 4/3 पाई r/क्यू। अब टोटल बर्तन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, तो यहां पर आ जाएगा बर्तन का आयतन, तो क्या होगा आपके पास में बर्तन का आयतन, मतलब पाई r1 स्क्वायर h1 और प्लस 4/3 पाई r2 स्क्वायर क्यू, ये होगा आपके पास में टोटल आयतन बर्तन का, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसका टोटल निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा r1, और r1 की वैल्यू रख दो कितनी है 1 इंटू h1 की वैल्यू रख दो कितनी है, r1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, h1 की वैल्यू रख दो, h1 की वैल्यू कितनी है 8, h1 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस कितना है 4/3 इंटू पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो कितना बचा आपके पास में r2, और r2 की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास में 4.25 का क्यू, और ये हमको सोल्व करना है, ठीक है, ये हमको सोल्व करना है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 प्लस 4/3, और इसको अगर हम लोग 4.25 को और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है 6.76 समथिंग के करीब, ठीक है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास में पाई और 8 प्लस 4 और इसको 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू रह जाएगी, 3 से डिवाइड कर लो इसको 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, एक बचा, तो कितने होगा आपके पास में 17, 3 पंजे 15, 2 26, 3 छक्के 18, 3 7 3 8 24, तो ये आ गया आपके पास में। तो पाई और अंदर के बचा 8 प्लस 4 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में लगभग 102.64, ठीक। तो इसको आगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 110.64 समथिंग, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू क्या बचा आपके पास में 110.64, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास में लगभग में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी आपके पास में 345 या 34, मैं यहाँ इधर लिख लेता हूँ 346, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ गई आपके पास में, या तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 345 या 346, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली अगर हमको बताना होता तो हम एग्जैक्टली बताते, तो एग्जैक्टली सॉल्यूशन में वो भी लगभग 3.5 के एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली नहीं आती है, थोड़ी सी इधर उधर सॉल्यूशन पॉइंट्स में इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका 3.5 या 3.46 एक जो आंसर है निकल के आया, जो सिमिलर है किसके 3.5 की। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे ने सॉल्यूशन निकाला था वो सही था, उसने सही निकाला था, बस हमको यही बताना था, ठीक है ना। तो ये आपका ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था।
सो ये सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक एक करके अच्छे से दोबारा सॉल्व कर लेना। पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा पीपीटी डाउनलोड करने के बाद में खुद से इसको सॉल्व करना, समझना और एक बार खुद से इसको सॉल्व करना। आसान क्वेश्चन है, 6 नंबर में लिखने कितना होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो ये है, इससे पहले वाला वीडियो हमने बना दिया है, वो भी आप लोग देख लेना, और ये सब आसान क्वेश्चन है। और बाकी अगर आपको और हमने कुछ जो चैप्टर करा रखे हैं वो अगर आपको देखना हो तो यहाँ से आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी। आप वहाँ पे, ये मैंने लिंक यहाँ पे डाल रखे हैं, यहाँ से क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से कर लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आया रिपीट करके देख लेना, ठीक है। बाकी आप लोग अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।